यस। तो मैं बात कर रहा था थ्री क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट। थ्री क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट। कैसे आपको समझ में आएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और कैसे मुझे समझ में आएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं? ठीक है। और एक स्टूडेंट है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए सेवा भाव। सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब होता है सर्विस, इंटेंशन ऑफ सर्विंग अदर्स। हमारे अंदर सर्विंग का भाव होना चाहिए। अब सर्विंग का भाव समझाने का प्रयास करता हूं। मैं कुछ सीख रहा हूं, मैंने कहीं से कुछ सीखा। गोदामरी नेगी जी, स्वागत है आप। मैंने कहीं से कुछ सीखा। रेणु गुलियानी, स्वागत है आपका। सुमैया मैम आ गई, बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहीं से कुछ सीखा, तो इस सीखने को मैं कैसे यूज करूंगा? मैं एज ए स्टूडेंट हूं तो मैं कहीं से कुछ सीख रहा हूं ना, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा? मैं इसको प्रोफेशन की तरह यूज करूंगा, यानी कि इससे मैं पैसे कमाऊंगा। नथिंग रॉन्ग इन दैट। कुछ भी गलत नहीं है इसमें। करना चाहिए, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, कमाने चाहिए पैसे आपको। लेकिन जो भाव अंदर से होना चाहिए, वो भाव सर्विस का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। कि मुझे जो सीखने को मिल रहा है, मैं इसके माध्यम से लोगों को सर्व करूंगा। लोगों को सर्व करूंगा। और जब मैं लोगों को सर्व करूंगा, तो जो मेरा परमपिता परमात्मा है, मेरा अल्लाह है, मेरा वाहे गुरु है, वो मुझे जो भी देगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, वो सरमत्थे पर, वो सरमाथे पर। क्लियर हो गई मेरी बात रेणु गुलियानी? कि मैं क्यों सीख रहा हूं? क्योंकि मुझे समाज में क्या करना है? सर्व करना है। और नेटवर्कर की प्रॉब्लम क्या है? पता है आपको क्यों संकोच लगता है? पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं हो पाती? हमारे यहाँ जब मैरिजेस होती हैं, हमारे यहाँ जब बर्थडे होते हैं, हमारे यहाँ जब कोई भी काम होता है, तो हम 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग बुला लेते हैं बड़े आराम से, और कार्ड्स काटने पड़ते हैं। और फिर मैरिज के बाद में आप बिलीव करिए, कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल तक ताने सुनने पड़ते हैं लोगों के कि आपने हमको क्यों नहीं बुलाया, आपने हमारा कार्ड तो काट दिया, आपने शादी में हमको नहीं बुलाया। और फिर जब हम मोदी केयर में आपसे कहते हैं कि आप लिस्ट बना लीजिए, किसको बनाए सर, किसको सुनाए सर? कोई सुनता ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास लोग नहीं है, आपके पास खूब लोग हैं, भरपूर लोग हैं। अगर कल को आपके पास में लगे कि 1 साल बाद में, या सॉरी 1 महीने बाद में आपके बेटे की शादी होनी है, बेटी की शादी होनी है, वो लोग आ जाएंगे। लोग आ जाएंगे। अभी मोदी केयर कह रहा है कि 4 लाख बनाओ और टॉप टाइटल अचीव करो। अभी 4 नहीं मिल रहे, अभी 4 नहीं मिल रहे। पंगा क्या है? पंगा ये है कि हमको लगता है कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें मेरा फायदा है। आपका जो इनर कॉन्शियस है ना, वो ये कहता है कि इफ आई एम अप्रोचिंग टू एनीबडी, तो वहां पर मेरा फायदा है। और चूंकि मेरा फायदा जब होता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, और मैं अच्छे से बात ही नहीं कर पाती। मैं आपसे पूछता हूं, सुबैया मैम आप बताओ, आपके यहाँ ईद पर सिवैयां बनती हैं, आपको वो सिवैयां रणवीर सर को खिलानी है, आपको एक पैसे का संकोच नहीं महसूस होगा। आप बड़े प्यार से कहोगे, रणवीर सर हमने सिवैयां बनाई है और हम चाहते हैं आप हमारे घर पे आए सिवैयां खाने के लिए, और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो मैं भेज रही हूं आप। कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मुझसे एक कटोरी घी मांगना हो, तो बड़ा संकोच होगा। रणवीर सर से घी मांगेंगे, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे विषय में। कहीं ये तो नहीं सोचेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरे घर में घी नहीं है? कहीं मुझे हल्के में तो नहीं ले लेंगे? कहीं मेरे हस्बैंड को तो हल्के में नहीं ले लेंगे? 20 तरह के बवाल यहां दिमाग में आएंगे। क्यों आते हैं बवाल 20 तरह के दिमाग में? क्योंकि उसमें मैं कुछ लेने जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जीवन में जब आप किसी को कुछ देने जाते हैं तो आपको बिल्कुल संकोच नहीं महसूस होता, और जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आपको संकोच महसूस होता है। मोदी की अरबी जो लोग इस भाव से कर रहे हैं कि हम दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो लगातार ऊपर चलते चले जाते हैं। और जिनको लगता है कि दूसरों को जोड़ के हम पैसे कमा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते।
तो आपको पहले दिन से दिमाग में थॉट लाना होगा कि नहीं, अगर मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूं, अगर मैं किसी को बता रहा हूं, तो मैं उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूं। जैसे ही आप ये सोचते हैं, वैसे ही आप देखिए आपके अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा आ जाती है और आप काम पे लग जाते हैं। नीलमा दीदी, बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई होना है और डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए मुझे 100 पीवी कम पड़ रही है और 100 पीवी कम करने के लिए मुझे निर्मला से बात करनी है, अब आपको टेंशन हो जाएगी। अब आप बात नहीं कर पाओगे निर्मला से। अब आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि आप अपने फायदे के लिए किसी का यूज कर रहे हो। आपसे नहीं हो पाता। लेकिन जब आपको लगता है कि आप उसके फायदे की बात कर रहे हो, तब आप बड़े आराम से काम कर लेते हो। तो पहला क्या चीज होना चाहिए? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप मोदी केयर में हैं और आप अगर स्टूडेंट हैं, तो जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको किस भाव से सीखेंगे दर्शन चौहान जी? सेवा भाव से, कि मुझे क्या करना है? सर्व करना है। सर्व टू ह्यूमैनिटी, मुझे पब्लिक को सर्व करना है। इस भाव से जब आप काम करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। दूसरा, दूसरा, श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव, श्रद्धा भाव मतलब होता है कि मैं जो कर रहा हूं उस पर मुझे कितना फेथ है। फेथ वैसे सही वर्ड नहीं है, सही डिक्शनरी वर्ड नहीं है श्रद्धा का, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं, उसमें जो मैं सीख रहा हूं, उस पर मुझे श्रद्धा कितनी है। उस पर मुझे श्रद्धा कितनी है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाले सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। आपको सैकड़ों लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आपको सैकड़ों लोग आपको गूगल पे मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। लेकिन आप कितने डेडिकेशन के साथ में, कितना डेडिकेटेड है, कितना समर्पित है उस व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है। क्या मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं या मैं कहीं से पढ़ता हूं, तो क्या मैं उनके प्रति डेडिकेटेड हूं? क्योंकि अगर मैं उनके प्रति डेडिकेटेड हूं, तो वो जो भी पढ़ाएंगे मुझे, उस पर मुझे क्या होगा? मेरी श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा होगी, तो वो चीजें कहां जाएंगी? वो चीजें दिमाग के अंदर तक जाएंगी। दीजिए, बात याद आ गई तो एक बात से और बात शुरू करूंगा। तो वो क्या होगा? वो श्रद्धा, बड़ा अच्छा बोला है ना, अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। बड़ा अच्छा श्लोक लगता है मुझे, बहुत प्यारा लगता है। अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, यानी कि जिस आदमी को अपने काम पर श्रद्धा नहीं है, वो उस आदमी का विनाश तो निश्चित होना ही होना है। वो व्यक्ति ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। मोदी केयर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये मेरा अपलाइन सही है कि नहीं है, ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। इफ यू हैव डाउट, खत्म, खल्लास, खत्म। वो बोलता है ना राहुल गांधी, खत्म, बस खत्म। श्रद्धा भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रश्नेन। आप पूछेंगे प्रश्नेन क्या है? स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है प्रश्नेन। प्रश्नेन का मतलब होता है, प्रश्नेन भाव, वो व्यक्ति डल रहेगा जीवन पर्यंत जो अपने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता जिसके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। आप में से बहुत लोग बैठते हो, तरह तरह के, आप मैं आपको पढ़ाता हूं, कंपनी पढ़ाती है, आपके अप्लायंस पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब से सीखते हैं, आप गूगल से सीखते हैं, लेकिन आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा ही नहीं आ रही है, आपके मन में अगर कोई कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं आ रही है, तो फिर आप डल हो। वो कहते हैं ना, एक बड़ी रफ कहावत बोली गई है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़े पगुराए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके को कोई पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, और आपके मन में कोई ना अच्छा भाव आ रहा है ना बुरा भाव आ रहा है, बस बैठे हो, बस बस बस, नहीं आगे बढ़ पाओगे। उस पे आपको मंथन करना पड़ेगा। प्रश्न का मतलब है चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब प्लीज दर्शन जी, अभी से कंप्लीट हो जाने दीजिए, है ना? फिर क्वेरी, आप क्वेरी के लिए मेरे नंबर है ना पर्सनल,
दर्शन जी मेरा नंबर पर्सनल है, आप मुझे क्वेरी करिए अपने आराम से, मैं सबके क्वेरी का जवाब देता हूँ। जितने लोग बैठे हैं कोई ये नहीं कह सकता रणवीर सर अब मैंने क्वेरी करी और मैंने जवाब नहीं दिया, आप मुझे पूछिएगा। तो प्रश्नेन भाव होना चाहिए आपके अंदर, क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए। ये तीन सवाल, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, प्रश्नेन। और जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रश्न करने की आजादी आपको नहीं है, आपको इमीडिएटली उसको समझ लेना चाहिए। प्रश्न करने की आजादी हर संस्था में होनी चाहिए, हर ग्रुप में होनी चाहिए। हर डाउनलाइन का यह अधिकार है, हर अपलाइन का यह अधिकार है कि वो प्रश्न करे। क्योंकि अगर वो प्रश्न नहीं करेगा, अगर वो प्रश्न नहीं करेगा तो फिर वो आगे, भैया मेरा टाइम खराब हो जाएगा दर्शन जी। अगर आप फिर भी अब नहीं चाहते हैं तो फिर आप मुझसे पर्सनल पूछ लीजिए, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना भी है भैया। अगर एक व्यक्ति से बात करूंगा तो मुझे फिर कई लोगों से बात करनी पड़ेगी, सबके मन में कोई ना कोई क्यूरियोसिटी होगी। चलो, तो तीन चीजें मैंने आपसे बोली है ना। आइए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, मैं आगे चलता हूं। एक जस्ट मोमेंट, बहुत बढ़िया। चलिए, अब टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपको यहां आज पढ़ा रहा हूं तो कल को आप भी कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे, किसी के तो अपलाइन आप भी है ना, किसी का तो सीनियर आप भी हैं। आप भी किसी ना किसी को तो पढ़ाते ही होंगे। तो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए वो समझ लेते हैं। वो गुण ये हैं कि नंबर एक, टीचर के अंदर दो गुण होने चाहिए। पहला गुण है उसके अंदर टू क्वालिटीज ऑफ टीचर, टू क्वालिटीज ऑफ टीचर। नंबर एक, नॉलेज, नॉलेज। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित ज्ञान आपको जरूर 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 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और दूसरा, आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज, आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज। दो चीजें एक टीचर के अंदर जरूर होनी चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने नेटवर्क में हैं, तो आपके पास भी ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम का हमें ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास में परफेक्ट नॉलेज है तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो माफ कीजिएगा, तिकड़म बिकड़म लगा के आप थोड़ा बहुत तो अचीव कर सकते हो, लेकिन बड़ी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। बड़ी सक्सेस के लिए आपके पास में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, नॉलेज के साथ साथ आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक प्रोफेसर एक आईआईटी का प्रोफेसर जो किंडल गार्डन में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ा सकता। आप आईआईटी के प्रोफेसर होंगे रमा जी, लेकिन आप जो वो 1 to 5 के बच्चे हैं, आईआईटी का प्रोफेसर उनको नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि उन 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज चाहिए वो आईआईटी के प्रोफेसर के पास में नहीं है, वो आईआईटी के प्रोफेसर के पास में नहीं है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नॉलेज होना चाहिए और दूसरा आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज। आप उस नॉलेज को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी आप सीख रहे हैं वो कहीं अगर सिखाते हैं या अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास नॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉलेज तो आ रहा है, क्या मैं इस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इन दो चीजों पे फोकस कीजिएगा। तो ये मैंने आपको दो चीजें बताई मैंने कि एक टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए और एक स्टूडेंट के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तीसरी लाइन जो मैं बोलना चाहूंगा, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तीसरी लाइन में बोलूँ चाहूंगा, मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन। अगर लाइफ में आप अनवरत सफल होना चाहते हैं और सफलता के शीर्ष पे पहुंचना चाहते हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। मेरा पैशन है ट्रेनिंग इंडस्ट्री, मेरा पैशन है लोगों को सिखाना, मेरा पैशन है सीखना। मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। आप भी देखिए आपका पैशन क्या है। और आप पूछेंगे सर पैशन, पैशन कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक माई पैशन, मैं कैसे चेक करूं मेरा पैशन क्या है। वेणुगोपाल सर, रेशमा भाटिया जी, लगता है ना कि सर चेक कैसे करें पैशन क्या है। कौन सा पैरामीटर है, कौन सा थर्मामीटर है जिसको हम मुंह में डालेंगे और ये चेक हो जाएगा कि मेरा पैशन क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
जिस काम को करने के आपको पैसे ना मिले, उसके बाद भी उस काम को बहुत मन से आप करते रहे, वो आपका पैशन है। जिस काम को करने के आपको पैसे ना मिले फिर भी उस काम में पूरी जान लगा के आप करते रहे, वो आपका पैशन है। पहली बात। दूसरी बात, जिस काम को करके आपको थकान ना महसूस हो, और आपको 1 घंटे का समय दिया गया है और 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक आप उस काम को करते रहे, वो आपका पैशन है। वो आपका पैशन है। यानी कि मैं अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और मुझे 10 बजे समाप्त करना है इसको, और मैं इसको 10:15 तक भी लेके जाऊं, 10:30 तक भी लेके जाऊं, 11:15 तक भी लेके जाऊं, और मैं थकाऊं ना, तो इसका मतलब ये मेरा पैशन है। और अगर मैं देखता रहूं कि नहीं अब तो इतना बज गया, अब तो इतना बज गया, अब तो इतना बज गया, मेरे घंटे, मतलब आप देखिए ना, चेक करिए कि आप फ्राइडे नाइट का इंतजार करते हैं या मंडे मॉर्निंग का इंतजार कर रहे हैं। एक रिसर्च हुई है और रिसर्च बता रही है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स कब होते हैं? मंडे मॉर्निंग को होते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को होते हैं। क्यों मंडे मॉर्निंग को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं उससे प्यार नहीं करते। क्योंकि मंडे मॉर्निंग को उन्हें जाना पड़ता है अपने ऑफिस, फ्राइडे नाइट को वो फ्री होते हैं अपने काम से। तो आप देखिए आपको किसका इंतजार है, फ्राइडे नाइट का इंतजार रहता है या मंडे मॉर्निंग का इंतजार रहता है? अगर आपको मंडे मॉर्निंग का इंतजार है तो आप वो कर रहे हो जो आपका पैशन है। ठीक है जी। चलो, ये हो गई मेरी थोड़ी सी ऐसी बातें जो आपके मोटिवेशन से जुड़ी हुई हैं। दो चीजें आपको और शेयर करना चाहूंगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चीज समझिए, बहुत मुझे अच्छा आज मालूम पड़ा। प्रेगनेंसी के पीरियड में, ये आपके नॉलेज के लिए, प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादातर महिलाओं में ज्वाइंट पेन बहुत कम हो जाता है। मैं बड़ी यूनिक चीज बताने जा रहा हूं। प्रेगनेंसी पीरियड में फीमेल्स में ज्वाइंट पेन के केसेस बहुत कम देखे जाते हैं। वाई? क्यों? समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा, और आपको बहुत काम आएगा आपकी आपकी इस जर्नी में, वेलनेस एक्सपर्ट बनने की जर्नी में आपको बहुत काम आएगा। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल्स के मेन हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही हार्मोन क्या होते हैं? ये इंक्रीज हो जाते हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं। और ईस्ट्रोजन का जो काम होता है ये क्या है? ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन वर्क्स एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी, works as a anti-inflammatory, and it reduces the overactivity of our immune system। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप में से बहुत लोग बहुत लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाओगे। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, यानी कि सूजन को कम करता है, और हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ओवर एक्टिव होने से रोकता है। मोनिका जी समझ पा रही हैं मेरी बात को? ठीक है। और ये हार्मोन कब बढ़ जाता है? ये हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी पीरियड में ईस्ट्रोजन जो है बॉडी में इंफ्लेमेशन नहीं होने देगा, यानी सूजन नहीं होने देगा। और आप देखेंगे किसी भी प्रकार का जो इम्यूनिटी से संबंधित प्रश्न है या इम्यूनिटी से संबंधित समस्याएं हैं, वो समस्याएं प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं होती। लेकिन लेकिन आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा चंद्रा मैम? क्या होगा? ईस्ट्रोजन लेवल्स सडनली जो है बहुत तेजी से क्या करते हैं? ड्रॉप कर जाते हैं। जैसे ही डिलीवरी होगी
तो ईस्ट्रोजन लेवल्स क्या करेंगे, ये ड्रॉप कर जाएंगे। अब ये जो ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप करेगा तो उसका होगा क्या, रिजल्ट निकलेगा क्या निकलेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी अभी तक था, अब ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप कर गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ जाएगा, सूजन बॉडी में बढ़ जाएगी। ना सिर्फ सूजन बॉडी में बढ़ेगी बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ओवर एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको कुछ समझाने चाह रहा था, ओवर एक्टिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि प्रेगनेंसी पीरियड में हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल हाई रहेंगे, क्योंकि ईस्ट्रोजन एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव होने से रोकता है। डिलीवरी के बाद में ईस्ट्रोजन के लेवल सडनली ड्रॉप होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल सडनली ड्रॉप होते हैं, तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है, यानी सूजन बॉडी में बढ़ती है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है ओवर एक्टिव होने लगता है। अब मैं आपसे कुछ दो तीन सवाल पूछूंगा, बने रहिएगा साथ में, बहुत कुछ नया सीख के जाओगे आज। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि कुछ महिलाएं आपको ऐसी मिली होंगी जो कहती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद में, यानी डिलीवरी के बाद में अचानक से उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि सर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुई थी उसके बाद से शरीर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। सर जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी, सेकंड प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में मेरे जॉइंट्स में, मेरी बॉडी में बहुत सारा पेन होना शुरू हो गया, मेरे जॉइंट्स में स्वेलिंग होनी शुरू हो गई, सडनली मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया। यानी कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, बंचेस ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो उनको कब शुरू हुई हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद शुरू हुई, यानी कि डिलीवरी के बाद शुरू हुई। रीजन क्या रहा इसका, रीजन रहा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स का सडनली ड्रॉप हो जाना, ड्रॉप हो जाना। अब इसको रोकने के लिए आप में से बहुत लोग मुझसे सहमत होंगे, आपके जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे, पठान मैम वेलकम, वेलकम, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे कि प्रेगनेंसी के बाद में जो पोस्ट नेटल जो था पीरियड होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे ऐसी मेडिसिन देते थे जो गर्म होती थी, गर्म होती थी। आप लोगों ने देखा होगा, अपने अपने घरों में सभी ने महसूस किया होगा। ये क्या करते थे, ये करते बेसिकली ये थे कि जो आपका इन्फ्लेमेशन था, बढ़ने की चांसेस थे, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता था। जैसे कि हम लोग हल्दी बढ़ा देते थे, हल्दी का सेवन जो है प्रेगनेंसी के बाद में बढ़ जाता था। सोंठ का सेवन आपने देखा होगा, सोंठ के लड्डू खिलाए जाते थे, सोंठ के लड्डू खिलाए जाते थे। वो सोंठ यानी कि जिंजर पाउडर के जो लड्डू होते थे खिलाए जाते थे, वो क्यों खिलाए जाते थे, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते थे। तो जो इस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने के बाद में इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता था, उसको रोकने के लिए। आ, मुझे नहीं पता आप लोग कितना जानते होंगे, कुछ ऐसे पकवान बनते थे हमारे घरों में डिलीवरी के बाद में, जो जिनका तासीर गर्म होती थी, जैसे हरीरा वगैरह बनता था। वो सब क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को हमें कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करना होगा। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं आपको, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नई पीढ़ी इन चीजों को नहीं मानती है। नई पीढ़ी जब डॉक्टर के यहां से लौट के आते हैं, अब डिलीवरी करा के जो मैडम आती हैं घर पे, तो कहती नहीं मेरे डॉक्टर ने ये मना किया है, ये मना किया है, ये मना किया है, और डॉक्टर ने जो मना किया वही 100% सही है। तो मैं हरीरा नहीं खाऊंगी, मैं सोंठ के लड्डू नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं तो टैबलेट्स खाऊंगी बस केवल। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्ञान था उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको ज्ञान नहीं था उनको समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी के बाद में सोंठ के लड्डू क्यों जरूरी है, डिलीवरी के बाद में हरीरा क्यों जरूरी है, डिलीवरी के बाद में जो जो हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं वो क्यों जरूरी हैं। और अब की लड़कियां क्या कहती हैं कि नहीं ये खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और उस चक्कर में वो खाती नहीं है, और फिर क्या होता है, पूरी जिंदगी भर जो है इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को लेके घूमती हैं। फिर ये डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर, फिर ये डॉक्टर। तो ज्ञान आपको कैसा लगा, ये समझ में आपको बात आई, अच्छा लगा आपको ये ज्ञान। इस ज्ञान को हर उस लेडी को जरूर बताइएगा जो लेडी प्रेगनेंसी पीरियड में है, या जिसके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट। आप किसी की लाइफ को बेहतर करेंगे, मैंने कहा ना, सेवा भाव, सेवा भाव। और जब विज्ञान के साथ बताएंगे, लॉजिक के साथ बताएंगे, तो वो सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। अब एक कहानी और, एक कहानी और,
मैं सबसे आपसे कहता हूं कि आप लोग अगर मेनोपॉजल स्टेज में जा रहे हैं, यानी आपकी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है, तो 4-5 प्रोडक्ट को अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लीजिए। आपको लगता है रणवीर सर तो नेटवर्कर हैं, ये तो कहेंगे ही कहेंगे क्योंकि इनको 100 पीवी मिल जाएगी। नहीं, 100 पीवी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, फिर सुन लीजिए, मैं 100 पीवी के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 100 पीवी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे जोर देके कह रहा हूं आपसे। 4-5 प्रोडक्ट अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। पहला, एक कैल्शियम, कैल्शियम जरूर शामिल करिए। दूसरा, विटामिन डी जरूर शामिल कीजिए। तीसरा, ओमेगा 3 जरूर शामिल कीजिए। चौथा, टर्मरिक शामिल कीजिए। और पांचवा, प्रोटीन शामिल कीजिए। ये 5 प्रोडक्ट हर उस महिला को लेने ही लेने चाहिए जिस महिला की उम्र 40 प्लस हो गई है, 40 प्लस हो गई है या 45 प्लस हो गई है। अगेन मैं आपको लॉजिक दूंगा, अगेन मैं आपको विज्ञान से समझाने का प्रयास करूंगा। विज्ञान के माध्यम से अगर मैं समझाऊं आपको, तो विज्ञान ये कहता है कि जिस समय आप मेनोपॉजल स्टेज में जाते हो, जब मेनोपॉजल स्टेज में आप जा रहे होते हो, उस समय अगेन आपका ईस्ट्रोजन कम होता है। और जैसे ही आपका ईस्ट्रोजन कम होगा, वैसे ही दो चीजें बहुत तेजी से आपकी बॉडी में होंगी। एक, आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या करता है, कैल्शियम को उठा के हड्डियों तक लेके जाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, कैल्शियम को उठा के हड्डियों में डालता है। और मेनोपॉज हो गया, यानी कि ईस्ट्रोजन कम हो गया, तो अब कैल्शियम को कोई हड्डी तक ले जाने वाला नहीं बचा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम की आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी, कैल्शियम को ज्यादा लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है। दूसरा, ईस्ट्रोजन कम होगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा। इम्यून सिस्टम अगर ओवर एक्टिव हो जाएगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसकी हम बात करेंगे अगले 3, 4, 5 तारीख को, जो बूट कैंप हम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे कि र्यूमाटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, और र्यूमाटाइड अर्थराइटिस में किस तरह से आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपके पूरे जीवन को जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, और कैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं उसकी एक झलक दिखा रहा हूं आपको। विटामिन डी आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को नहीं होने देगा, क्योंकि इम्यूनिटी पे वर्क करता है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। तीसरा मैंने बात करी टर्मरिक। इतने दिन मेरे साथ में पढ़ते पढ़ते आपको हो गया है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि टर्मरिक क्या है। टर्मरिक इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी। और एस्ट्रोजन कम होगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। टर्मरिक क्या करेगा, उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो ज्वाइंट में जो डैमेज हो रहा है, डैमेज होना कम हो जाएगा। जो फ्यूचर में आर्थराइटिस होने की संभावना है आपको 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में, वो आर्थराइटिस नहीं होगी आप। और चौथा, ओमेगा 3। अगेन ओमेगा 3 क्या करेगा, ये ब्रेन लेवल पे जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, यानी कि आपके ब्रेन सेल्स को मरने नहीं देगा। और अगर ब्रेन सेल्स नहीं मरेंगे तो क्या होगा, आपको एल्जाइमर नहीं होगा, आपको डिमेंशिया नहीं होगा, आपको फॉरगेटफुलनेस नहीं होगा, आप युवा बने रहोगे। आप युवा बने रहोगे, आपको एंटी एजिंग काम करेगा, आपकी स्किन खराब नहीं होगी आपकी। ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होने लगता है। तो आप यद्यप पनीर खा रहे हैं, यद्यप आप दूध पी रहे हैं, यद्यप आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, लेकिन उसका प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। आपकी एक एक कोशिका का मेम्ब्रेन कैसे बनता है, प्रोटीन से बनता है। नहीं लेंगे प्रोटीन, जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। नहीं लेंगे प्रोटीन, सेल्स जल्दी टूटेंगे। सेल्स ज्यादा टूटेंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल्स बनेंगे, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। ये 5 चीजें नीलमा दीदी सबको चाहिए ही चाहिए, हर लेडी को चाहिए ही चाहिए। तो जिसको भी लग रहा है कि 100 पीवी का धंधा है, 100 पीवी के लिए सर ऐसा बोल रहे हैं, मैं 100 पीवी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको लॉजिक दे दिया। अब अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा। आप देख लीजिए, हर इंसान को भगवान ने कोटा दिया है कि इतने की 2 दवाइयां खाएगा। अब तेरी इच्छा है कि तू दवाइयां खाना चाहता है डॉक्टर के हिसाब से, या सप्लीमेंट्स खाना चाहता है हमारे हिसाब से। कोटा तो पूरा करना पड़ेगा, कोटा तो पूरा करना पड़ेगा। धनी धरती पे आए हो तो खाना तो पड़ेगा, या सप्लीमेंट खा लो या दवाइयां खा लो। सप्लीमेंट खाओगे मेरे कहने से खाओगे, अपनी मर्जी से खाओगे, पीवी बढ़ेगा, बीवी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। दवाइयां खाओगे वो अपने बिस्तर पर लिटा देगा, बोतल के माध्यम से टांग देगा, कहेगा लो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रही है, आते रहो लगाते रहो चक्कर, आते रहो लगाते रहो चक्कर। चॉइस इज योर्स। अगर आज आप मोदी केयर के सप्लीमेंट्स को पूरी श्रद्धा की तरह, श्रद्धा भाव से अपने जीवन में नहीं अपनाते हो, तो कल को आपको
एलोपैथिक मेडिसिन अपने जीवन में अपनानी ही पड़ेगी। ये मेरा एक पेट डायलॉग है, टैग लाइन है मेरी ये, कि अगर आज आप मोदी केयर सप्लीमेंट्स को पूरी श्रद्धा के साथ नहीं अपनाते हो तो कल आपको डॉक्टर की दवाई अपनानी ही पड़ेगी। ठीक है वेणुगोपाल सर? चलो, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया आपको मीनोपॉज और प्रेगनेंसी दोनों ही स्थितियों में कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, साइंस को कैसे बैकअप करते हुए बात करनी है, ये मैंने आपको अभी पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सन्निपातस। मेरे पास इसका कोर्स कम था आज का, तो मैंने कहा चलो कुछ और पढ़ा देते हैं आप लोगों को, आप लोग आओगे तो कुछ नया सीख के जाओ। कोटा पूरा होना चाहिए। आपने अगर 1 घंटा दिया है तो 1 घंटे बाद यहां पर लगे कि नहीं कुछ तो बढ़ गया। 1 घंटे बाद जब यहां से उठो तो ये लगे नहीं कुछ तो बढ़ा है यार, पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सन्निपातज संग्रहणी की। हमने आपसे 3 तरह की बातें करी हैं। एक हमने बात करी आपसे वातज संग्रहणी, दूसरी हमने बात करी पित्तज संग्रहणी, और तीसरी हम आपसे बात करने जा रहे हैं सन्निपातज संग्रहणी की। सन्निपातज संग्रहणी, सन्निपातज संग्रहणी, ये सबसे ज्यादा बदमाश अगर कोई संग्रहणी है तो ये वाली है सन्निपातज। ठीक है, कैसे आइए समझते हैं। सन्निपातज संग्रहणी इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ, सीवियर फॉर्म ऑफ ग्रहणी रोग। जो ग्रहणी का रोग है उसकी सीवियर फॉर्म होती है कौन सी? संग्रहणी, संग्रहणी। ठीक है, सन्निपातज इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ ग्रहणी रोग। क्या है? ए डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ए डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत का रोग है भैया, है ना। और सबसे खतरनाक कौन सा होता है? संग्रहणी रोग होता है। क्यों होता है सबसे खतरनाक? क्योंकि ये कॉज्ड बाई द साइमल्टेनियस imbalance of this simultaneous imbalance of वाता पित्त एंड कफ। इसको समझ लीजिए, ये सबसे खतरनाक इसलिए होती है, सबसे ज्यादा बदमाश इसलिए मानते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सभी होते हैं, पित्तज भी वातज भी कफज भी, सभी स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर होते हैं। लेकिन ये क्या करती है? ये साइमल्टेनियस इम्बैलेंस है वात पित्ता और कफा का। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब इसका हो गया कि यहां पर जो अग्नि डिस्टर्ब हो रही है, जो जठराग्नि डिस्टर्ब हो रही है, वो कभी तो वात की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, कभी पित्त की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, और कभी कफ की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। अब ऐसे में रोगी तो परेशान होता ही होता है, जो वैद्य होता है, जो चिकित्सक होता है, वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता मुझे ट्रीट कैसे करना है। कभी आप क्या कहोगे? कभी आप कहोगे कि डॉक्टर साहब मुझे मल जो आ रहा है वो बड़ा ड्राई आ रहा है, कड़क आ रहा है, गांठों के फॉर्म में आ रहा है, और मेरी पूरी स्किन में ड्राइनेस है, मेरी पूरी स्किन में ड्राइनेस है, गैस बहुत बन रही है, और आवाज के साथ में गैस पास होती है। ठीक है, डॉक्टर को क्या लगेगा? ये किसका सिम्टम हो गया? बताओ जरा, आप लोग थोड़ा सा बात करें आप लोगों से। ये सिम्टम किसका हो गया? कड़क मल आ रहा है, सूखा मल आ रहा है, गांठ के हिसाब से मल आ रहा है, गैसेस बहुत बन रही हैं। चलो थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं, बीच में मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा था थोड़ा सा। एक मिनट। रुक जा भैया, रुक जा। और ठीक है, तो हाँ जी, तो अब क्या हो गया? डॉक्टर को लगा कि ये तो वातज है। अब वो हुआ अगले महीने, जब वो आया, जब अगले महीने वो पेशेंट आया तो बोला डॉक्टर साहब वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब मोशन कैसे आ रहे हैं? अब तो मोशन लूज आने शुरू हो गए।
फाउल स्मेलिंग आ रहे हैं, और साथ ही साथ में बर्निंग हो रही है, जो एनएस एरिया है उस जगह पर जलन हो रही है, और गर्मी बहुत लगने लगी है, हाथ पैर जलने लगे। अब डॉक्टर को क्या लगेगा कि तो पित्तज हो गया। अगली बार आया, बोला डॉक्टर साहब अब वो तो सब सही हो गया, अब लेकिन जो मोशन आ रहा है वो पॉट पे चिपक रहा है, और पेट साफ नहीं होता। जाते 8-10 बार हैं, लेकिन हर बार लगता है कुछ ना कुछ रह गया, और वजन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेजीनेस लेथार्जीनेस बहुत हो गई। अब क्या हो गया, अब ये कफज हो गया। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि आप कहीं किसी और को दिखा लीजिए, और इससे पहले कि वो डॉक्टर कहे कहीं आप किसी और को दिखा लीजिए, वो पेशेंट खुद ही भाग जाता है किसी और को दिखाने के लिए, कहता है मेरा तो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी उस पेशेंट को सन्निपात संग्रहणी हुआ था, यानी वात भी हो रहा है उसको, 3 दिन वात में रहा, 3 दिन पित्त बढ़ गया, एक हफ्ते कफ बढ़ गया, फिर वात बढ़ गया। वो कंफ्यूज है बेसिकली, वो भी कंफ्यूज, उसकी आंतें भी कंफ्यूज, डॉक्टर भी कंफ्यूज, उसको समझ में ही नहीं आ रहा ट्रीटमेंट देना क्या है, ट्रीटमेंट देना क्या है। ठीक है जी, चलो बात करते हैं कॉजेस क्या होंगे इसके। कॉजेस क्या होंगे, क्यों ऐसा होता है। कॉजेस में अगेन वही, एक्सेसिव इनटेक ऑफ हैवी ऑयली स्पाइसी, हैवी ऑयली एंड स्पाइसी, सौर और एंड स्टॉल फूड, जो ये स्टॉल लगते हैं ना, ये ये कॉज हो गया, पहला कॉज। दूसरा, ईटिंग एट इरेगुलर टाइम, इरेगुलर टाइम इंटरवल्स में अगर आप ईट कर रहे हो, यानी खाना खा रहे हो, तो भी आपको इस तरह की समस्या हो जाती है। एक मैंने कल भी बात करी थी, आज फिर मैं बात करूंगा इस पे, ईटिंग विदाउट प्रॉपर डाइजेशन, ईटिंग विदाउट प्रॉपर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस मील। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, और आप लोग बहुत लोग करते भी होंगे भी ये, कि आप खाना टाइमिंग के हिसाब से खाते हो। मैंने कल भी इस विषय पे चर्चा करी थी, आज फिर मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, कि हम लोग खाना टाइम के हिसाब से खाते हैं। हम मशीन नहीं है, हम मशीन नहीं है कि हमें इस समय पे इंटरवल दिया जाएगा तो उसी समय पे खाना खाना है। आपका खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और बिना खाने के डाइजेस्ट किए हुए, यानी प्रॉपर हमारा पुराना वाला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और हम नया वाला खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम संग्रहणी की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। रेशमा जी, मेरी बात क्लियर हो गई। आप होम मीटिंग में गए, होम मीटिंग से लौट के आए शाम को 5 बजे, और आपको लगा है आज 2 बार आज मेरा लंच मिस हो गया, आज मैंने लंच नहीं किया, और आपने 2 बजे का लंच कितने बजे किया, 5 o'clock किया, 5 बजे लंच किया आपने। अब आपका डिनर टाइम जो होता है अपने हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में, वो होता है 9 बजे। तो जो 5 बजे आपने लंच किया था, क्या वो डाइजेस्ट हो गया होगा, वो तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं था। लेकिन चूंकि 9 बजे का समय फिक्स था, आपने 9 बजे कर लिया। तो इससे आपने क्या किया, इससे आपने अपने आप को ओवरलोडेड कर दिया, अपने लीवर पे भी एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, आपने अपने स्टमक पे भी ओवरलोड डाल दिया, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी डिस्टर्ब। और यही काम अगर लगातार आप करते हैं, बार बार करते हैं, तो धीरे 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 आदमी अपने आप को कहां लेके जाता है, संग्रहणी की तरफ लेके जाता है, संग्रहणी की तरफ लेके जाता है, यानी आईबीएस की तरफ लेके जाता है। और क्या कॉजेस हो सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एंगर, एंगर। मेरी बात को अदरवाइज ना लीजिएगा प्लीज आप लोग। आजकल जितने भी सोफिस्टिकेटेड परिवार है ना कुलदीप भैया, ये सब लोग एक साथ बैठते कब है, खाने के टेबल पे। ज्यादातर लोग खाने के टेबल पे बैठते, क्योंकि बच्चे अपने रूम में अपने मोबाइल के साथ में, हस्बैंड अपने रूम में अपने मोबाइल के साथ में, आप अपने अपने काम में अपने मोबाइल के साथ में। खाने की टेबल सस्ती है तो आप लोग बुला लेते हो, चलो सब लोग आ जाओ भाई, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ।
तो पूरा परिवार मिलता कब है? डाइनिंग टेबल पे। और जब परिवार मिलेगा तो पापा पूछेंगे बेटा तेरे नंबर कितने आए, और फिर बच्चा क्या कहेगा? पापा आपको मुझसे कुछ काम रहता है कि नहीं रहता है, हमेशा मेरे नंबरों की बात करते रहते हो। अब क्या हुआ? पापा को क्या लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। मम्मी जब वो रोटी सर्व कर रही होती है तो उसका एक ही काम होता है कि रोटी सर्व करते समय अपने जितने बच्चे हैं सबकी बुराई करना। तुम्हारे लड़के ने ये करा, तुम्हारी लड़की ने ये किया, तुम्हारे खानदान ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया। जिस समय वो रोटी सर्व करती है उसका पता रेडियो चालू हो जाता है। क्या आएगा? गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? कॉमन सेंस की बात है ना, गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? जाहिर सी बात है क्या आएगा, आप समझदार हो। ऐसे समय पे हम खाना ले रहे होते हैं, आप सोच के देखिए आपका क्या होगा, आपकी गट हेल्थ कैसी रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कभी खाने बैठिए तो लोग कहते हैं ना, सुकून से खाना खा लेने दे यार, सुकून से खाना खा लेने दे। और मैंने देखा दुनिया के सारे काम सुकून से हो जाते हैं खाना छोड़ के। दुनिया के सारे काम इंसान सुकून से कर लेता है सिवाय खाना छोड़ के। पता नहीं वो खाने की टेबल पे ही उसको दुनिया भर की लड़ाइयां याद आती हैं, दुनिया भर की बुराइयां याद आती हैं, दुनिया भर के बवाल उसको खाने की टेबल पे ही याद आते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा इनडाइजेशन, और इनडाइजेशन जब होगा तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे ग्रहणी की तरफ आप बढ़ोगे, संग्रहणी की तरफ आप बढ़ोगे। तो क्या करना है? एक संकल्प आज से करना है कि खाने की टेबल पे नो बकवास, खाने की टेबल पे नो बकवास, खाने की टेबल पे कोई बात नहीं करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी बकवास जो होगी वो खाने के टेबल पे नहीं करेंगे, बाकी सब बतलाएंगे आराम से। चल आगे। जो लोग बहुत कम सोते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, लैक ऑफ स्लीप एंड ओवर स्लीप, ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। यानी कि अगर आप कम सोते हो तो भी आपको ये हो सकता है, और आप अगर ज्यादा सोते हो तो भी आपको ये हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, चलो अच्छा मैं चैट बॉक्स यार मैं क्या बताऊं, मैंने बंद भी कर दिया था, अब मुझसे खुल नहीं रहा। कहां से खुलेगा ये? बताओ छाया, कैसे खुलेगा चैट बॉक्स? पोस्ट टूल्स, खुल गया खुल गया खुल गया। तो दो चीजों में बड़ी बड़ी तंगी है, एक तो अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तंगी है और दूसरा ये टेक्निकल कामों में बड़ी बड़ी तंगी। हाँ, एक तो अंग्रेजी मेरी तंग है और दूसरा मेरा ये टेक्निकल वाले काम जो है मेरे, ये भी बड़े तंग है। चलो चैट बॉक्स खुल गया। आप बताओ अच्छा, एक आदमी जिसको नींद कम आती है उसको क्या है? वात पित्त कफ, क्या होगा उसको? क्या होगा उसको बताओ जरा। जिस आदमी को नींद कम आती है, उसको नींद बार बार टूटती रहती है, वो रात में प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता है, उसको क्या होगा? उसको क्या दिक्कत होगी? नहीं भाई, उसको वात बढ़ा होगा। बिल्कुल रितु भट्टी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उसका वात बढ़ा है। जिस आदमी की नींद रात में टूटती रहती है, उसको प्रॉपर तरीके से 7 से 8 घंटे नींद नहीं आती है, इसका मतलब उसके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। हाँ, वाट लगी हुई है, किसी ने लिखा है WATT, वाट लग गई, बिल्कुल सही। वात के बढ़ने से वाट लग गई उसकी, है ना, मुंबईया भाषा में बात करें तो बिल्कुल वाट लग गई उसकी। अच्छा, जो आदमी दिन भर सो रहा है, सुबह भी लेट तक सो रहा है, फिर उसने कहा क्या करते हो? बोले 10 बजे सो के उठते हैं, फिर थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। बोले फिर क्या करते हो? बोले फिर सो जाते हैं। बोले फिर क्या करते हो? बोले फिर उठते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, फिर सो जाते हैं। उसका कफ बढ़ा हुआ है, उसका कफ बढ़ा हुआ है। तो यानी कि अगर आप कम सोएंगे तो वात बिगड़ जाएगा, ज्यादा सोएंगे तो कफ बिगड़ जाएगा, और ये दोनों ही चीजें कहां लेके जाएंगी आपको? ये दोनों चीजें आपको इनडाइजेशन की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद में ऑफकोर्स मंदाग्नि, मंदाग्नि, मंदाग्नि यानी कि वीक डाइजेस्टिव फायर। एक बार मैं कहीं पढ़ा रहा था तो मैंने लिखा मंदाकिनी, और सामने वाले को समझ में आया मंदाकिनी। बोला सर वो राम तेरी गंगा मैली वाली। मैंने कहा नहीं भाई, जो तेरे पेट में अग्नि जल रही है वो जब मंद हो जाती है तो उसको मंदाकिनी बोलते हैं। बोला अच्छा, बोला मुझे लगा वो राम तेरी गंगा मैली वाली मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी है, अग्नि का मंद हो जाना। ठीक है, अगर अग्नि आपकी मंद है तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये मैंने कॉजेज की बात करी आपसे, ये कॉजेज हो गए। आइए समझते हैं पूरी तरह संपूर्ण तरह से
कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सन्निपात संग्रहणी अगर होगी तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होंगे। नंबर एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, मन करता है खाना खाने का। दो चीजें समझिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपका मन करेगा खाना खाने का, आपकी इच्छा करेगी खाना खाने की, आप खाना बनवाओगे लेकिन खा नहीं पाओगे। जैसे ही आपके सामने खाना आएगा आपको लगेगा बस अब नहीं खाएंगे, लेकिन आपकी इच्छा करेगी आज ये बन जाए तो आज ये बन जाए तो आज ये बन जाए। मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं अपने घर की बात करता हूं। मेरी मम्मी है और उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि कुछ नया बने। तो जो हमारा कुक है उसको कुक रोज कुछ ना कुछ बताती है, ऐसे करके ऐसे बनाओ तो ऐसे करके ऐसे बनाओ तो ऐसे करके ऐसे बनाओ। और वो और उनकी बहू दोनों लोग मिलके खूब प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा बनाए। लेकिन जैसे ही मम्मी के सामने खाना आता है, बस नहीं अब ले जाओ, अब नहीं खाएंगे, अब मन नहीं कर रहा। ऐसे लोग आपके घरों में भी होंगे जो चाहते हैं खाना लेकिन खा नहीं पाते। क्यों नहीं खा पाते हैं? क्योंकि उनकी मंदाग्नि है, उनको उनकी डाइजेस्टिव फायर वीक है, जो उनको बहुत तेजी से भूख नहीं लगा रही। मन अतृप्त है लेकिन डाइजेस्टिव फायर कैसी है, स्लो है। ठीक है, तो अगर भूख नहीं लग रही है, इच्छा है खाने की बट आप खा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपको मंदाकिनी, तो सॉरी मंदाकिनी है। फिर से हम भी उसी भारत धारा में बह जाते हैं। दूसरा, इनडाइजेशन एंड ब्लोटिंग, इनडाइजेशन एंड ब्लोटिंग, आपका खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपका पेट फूलता रहता है, ऐसा लगता है पेट भारी भारी बना हुआ है, पेट फूल रहा है बहुत ज्यादा। तो ये किस चीज का लक्षण है? ये भी लक्षण है कि आप सन्निपात संग्रहणी में आप जा रहे हो। ठीक है। तीसरा है इनकम्प्लीट और लूज स्टूल्स, आपको कभी तो पेट साफ ही नहीं हो रहा है और कभी क्या हो रहा है, कभी आपके स्टूल्स जो हैं वो लूज हो रहे हैं, वो लूज हो रहे हैं। एक घटना और है इससे जुड़ी हुई, फ्रीक्वेंट अर्ज टू पास स्टूल, मतलब बार बार ऐसा लगता है कि हमको स्टूल पास करने जाना है। बार बार ऐसा लगता है कि हमें स्टूल पास करने जाना, बार बार लगता है हमें स्टूल पास करने जाना। और ऐसा भी लगता है कि अगर हम नहीं गए तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी, स्थितियां बिगड़ जाएंगी। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया में सबसे गंदी अगर कोई बीमारी है तो वो संग्रहणी है, वो संग्रहणी है। क्यों, समझा देता हूं आपको। आपको डायबिटीज हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, वो क्या करेगा छाया, एक गोली उठाएगा, सुबह खा लेगा, दिन भर अपना काम कर रहा है। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, वो क्या करेगा, एक गोली उठाई वीरेंद्र भैया, उसने गोली खा ली, दिन भर अपना काम कर रहा है आराम से, गोदामरी जी काम कर रहा है आराम से। किसी को थायराइड है, उसने एक गोली खाई, अपना दिन भर अपना काम कर रहा है। जिसको संग्रहणी है उसका जीवन नरक। वो रविंद्र अंकल अगर रिश्तेदारी में जा रहा है तो कार से अगर जा रहा है, 4 घंटे का जर्नी है उसकी, तो 4 घंटे में पता नहीं कितनी जगह उसको जो है पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकनी पड़ जाए। अब वो गया किसी रिलेटिव के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ गया तो बैठेगा, तो बैठेगा तो कोई ना कोई चाय समोसा नीलिमा दीदी देगा कि नहीं देगा, देगा उसको। अब सब तो खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, और वो टेंशन में है, क्या करूं, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, खाऊंगा तो इमीडिएटली भागना पड़ेगा। है ना ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग ना, आप जानते होंगे ऐसे लोगों को कि वो कुछ भी खाते हैं, जैसे ही उनकी आंतों में वो पहुंचता है, इमीडिएटली ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि यू हैव टू पास। अब वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनको लगता है यार इससे फिर कहना पड़ेगा कि नहीं, टॉयलेट कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ। तो कई बार बेचारे वो मन मार के रहते हैं, कई बार वो मन मार के रहते हैं। आपको संग्रहणी का पेशेंट जो है वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ेगा, जिनको सन्निपात संग्रहणी होती। क्यों कमजोर होते हैं ये खाना नहीं खाते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद हमें बार बार मोशन के लिए जाना पड़ेगा।
खाने के बाद मोशन होता है ना उनको, तो वो कहते हैं खाना खाने के बाद में मोशन जाना पड़ेगा, तो वो खाना ही नहीं खाते वो। और जब आप खाना नहीं खाओगे तो कैलोरी इन कैलोरी आउट, आपके बॉडी में कैलोरी इन होगी नहीं, अब कैलोरी इन नहीं होगी तो बट नेचुरल बात है वेट तो आपका लॉस होगा ही होगा। तो ये तीसरी समस्या हो गई। ठीक है। चौथी चीज क्या है? स्टिकी, जो स्टूल, पांचवी, जो स्टूल होगा आपका वो कैसा होगा? स्टिकी, फ्रोदी एंड फाउल स्मेलिंग। यानी कि बहुत ज्यादा बदबू आएगी इस स्टूल से, चिपक भी सकता है पॉट पे वो, और फेना आएगा उसके अंदर, झाग आएगा उसके अंदर, स्टूल के अंदर। ये अगर लक्षण है तो ये कहीं ना कहीं सन्निपातज आपको बता रहे हैं। ठीक है। छठा, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल। कई बार आंव भी आता है और आंव के साथ में ब्लड भी आ जाता है। यानी कि म्यूकस के साथ में ब्लड भी अगर आ जाए तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम बोलेंगे सन्निपातज है। ठीक है। साथ ही साथ में इस तरह के पेशेंट को वीकनेस बहुत लगती है, फटीग रहता है, नॉइजिया रहेगी, जी मिचलाहट भी इसमें संभावना हो सकती है, वॉमिटिंग के सेंसेशन भी हो सकते हैं इसमें। सॉरी, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो सकती है इसमें, नॉइजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। साथ ही साथ में मैंने कल बताया था कि अगर कफज वाला है, अगर कफज वाला है तो उसके संग में क्या होगा? कोटिंग ऑफ, कोटिंग ऑन टंग, कोटिंग ऑन टंग, यानी कि जबान पे एक व्हाइट कलर की कोटिंग सी बनी होती है। और इसके साथ में एक समस्या और होगी, बैड ब्रीथ, बैड ब्रीथ। ये मैंने कुछ लक्षण बताए हैं आपको जो होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ में बात करूंगा और आपसे पूछूंगा, ये मुझे बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे टेस्ट पास करना है आपका। मैं कुछ सिम्टम्स लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा कौन सा डोमिनेट होगा ये। एब्डोमिनल पेन होता है, संग्रहणी में होता ही होता है। एब्डोमिनल पेन है, गैस बहुत बन रही है, ड्राइनेस है, इरेगुलर स्टूल्स हैं। एब्डोमिनल पेन, गैस, ड्राइनेस, इरेगुलर स्टूल्स हैं। और ये स्टूल्स जो हैं ये कैसे हैं? ये हार्ड है, हार्ड, ब्लैक, लाइक गोट्स पॉटी। बताओ, चलो बताइए, क्या क्या आपकी डायग्नोसिस बनी? वेरी गुड चंद्र नारायण जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह। पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं भाई सब, बैठेंगे ही बैठेंगे 10 बजे तक। मुझे झेल रहे हैं तो पढ़ने ही वाले बैठे होंगे। जिनको पढ़ना नहीं था वो आए ही नहीं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में वो आए नहीं। बहुत बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। इसका मतलब आप समझने, आपको धीरे धीरे आने लगा है वात क्या है और पित्त क्या है। आइए थोड़ा सा और बात करेंगे। दूसरा है हैवीनेस, म्यूकस लेडन स्टूल। हैवीनेस है, म्यूकस लेडन स्टूल है, और मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, ओवरवेट है। क्या होगा ये?
अब बताओ भाई क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गीतांजलि पाठक, सुमैया मैम बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। सबका ही जवाब सही है। रंजीता रावत, सभी का जवाब सही। ममता असवाल बहुत बढ़िया। रेणु गुलियानी, नीलमा दीदी बहुत बढ़िया दीदी। वर्षा गोयल जी, अरे वाह वर्षा जी, थैंक यू। सूर्य प्रकाश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, सबका सवाल बहुत बढ़िया। बिग क्लैप फॉर यू ऑल। अच्छा एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए यार, है ना। हम लोग अच्छा सीख रहे हैं इसका मतलब। बढ़िया, और सबके लिए बजा, जिन्होंने सही सही जवाब दिया उनके लिए बजा दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब तीसरा वाला तो सही हो गई होगा, है ना। दो तो बता ही दिए, तीसरा ये बचा है। चलो तीसरा बताते हैं। तीसरा क्या होगा, यहां लिखते हैं। तीसरा है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन, फॉल स्मेलिंग, स्टूल्स, येलो कलर रहेगा उसका, और लूज स्टूल्स होंगे। लूज स्टूल्स होंगे। ठीक है जी साहब। चलो, आप बताओ। अच्छा, अब क्या होगा इसका मतलब। ये कि, अरे मोनिका जी कहां से रह गई आप। वात पित्त, वात और कफ हो गए तो बचा तो पित्त ही बचा ना ये तो। हाँ जी, पित्त पित्त पित्तज, पित्तज, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया, ये पित्तज हो गया, ये पित्तज हो गया। अब ये सन्निपात का मतलब क्या हो गया। सन्निपात का मतलब हो गया कि 3 दिन ये एक लक्षण रहेंगे, 3 दिन एक लक्षण रहेंगे, 3 दिन एक लक्षण रहेंगे। एक हफ्ते एक लक्षण, दूसरे हफ्ते दूसरे लक्षण, तीसरे हफ्ते तीसरे लक्षण। दिस इज कॉल्ड सन्निपात। सन्निपात में ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक ही दिन में तीनों हो जाएंगे। एक हफ्ते ये, एक हफ्ते ये, एक हफ्ते ये। तो डॉक्टर पेशेंट सब कंफ्यूज। ठीक है, सबका मिला जुला। हाँ, सन्निपात का मतलब ही होता है कि जो सबका मिला जुला, सबका मिला जुला। ठीक है, चलो। तो ये मैंने बता दिया आपको। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो फटाफट बात कर ले हम लोग, छोड़ें फिर आप लोगों को। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइट एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड, ये सभी के लिए है। किसी भी तरह का होगा, लाइट एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड। कॉमन सेंस की बात है, ये तीनों ही है, तीनों के लिए है। मूंग दाल की खिचड़ी ले लीजिए आप, राइस ले लीजिए आप हल्के से, है ना। ये बढ़िया अच्छे से पके हुए जिसे भात बोलते हैं। और अवॉइड करिए आप। क्या अवॉइड करना है, कोल्ड आपको अवॉइड करना है। बहुत हैवी खाना आपको अवॉइड करना है। ऑयली और स्पाइसी आपको अवॉइड करना है। ऑयली एंड स्पाइसी आपको अवॉइड करना है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। मैं कुछ मेडिसिन की बात करूंगा जिसकी मैंने चर्चा करी थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या देना होता है वो समझ लीजिए। मेडिसिन में बात करूं तो जो कॉमन मेडिसिन है उसकी बात मैं करूंगा। सबसे पहले तो कुटज घन वटी, इसकी 2 टैबलेट। बीडी, बीडी यानी बाई इन डे, यानी सुबह और शाम। कुटज घनवटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को देनी है। ये बहुत बढ़िया काम करती है, किसी भी तरह की संग्रहणी है उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। स्पेशली मैं बात करूं तो पित्तज और कफज के लिए तो ये रामबाण की तरह काम करती है। ठीक है, ऑल 3 डोजेज में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, बिलवाद अवलेह ले लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। अवलेह यानी च्यवनप्राश टाइप का एक जो आता है, बिलवाद अवलेह ले सकते हैं। चूर्ण ले सकते हैं, और वटी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही तरह के दोष, वात पित्त कफ सन्निपातस कुछ भी होगा तो ये दोनों तो आपको कॉमन जो है ये लेना ही लेना है। ठीक है। तीसरा, त्रिकटु। त्रिकटु ये बेसिकली आपके डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है।
डाइजेस्टिव फायर को, आपकी मंदाग्नि को खत्म करने के लिए, डाइजेस्टिव फायर को। अगर आपको लगता है कि सर मेरा खाना पेट में भरा रहता है, वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, 4 4 5 5 घंटे तक लगता है कि अभी खाया हुआ है, मेरा पेट में ही रखा हुआ है, तो इसका मतलब डाइजेस्टिफायर वीक है। तो आप इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक तो आप खाने से पहले ले लीजिए, आधा चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बटर मिल्क में आधा चम्मच त्रिकटू लेके घोल के खाने के बाद पी ले सकते हैं। मतलब जो बटर मिल्क है उसमें आपने आधा चम्मच त्रिकटू डाला, ये चूर्ण आता है, सोंठ, काली मिर्च और पिपली का चूर्ण आता है, इसको आप आधा चम्मच ले सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया काम करता है, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ में कुछ चीजें मैं बताऊंगा, जैसे मान लो गैस बहुत बनती है, जिसको जिसको गैस बहुत बनती है, उनके लिए संखवटी आती है। उनके लिए संखवटी आती है, गैस और ब्लोटिंग जिनको ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को 2 टैबलेट्स बीडी दिन में 2 बार, 2 टैबलेट्स बीडी दिन में 2 बार आप इनको ले सकते हैं। और जो ये पित्तज वाले हैं उनके लिए स्पेशली मैं बात करूंगा, जिनको बहुत ज्यादा जलन होती है, वो अविपत्तिकर चूर्ण, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाने के बाद में, स्पेशली फॉर फॉर पित्तज। मतलब जहां पर पित्तज आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर बाकी सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बर्निंग रहती है, थोड़ा सा जलन रहती है, थोड़ा फीवरिश रहती है बॉडी, अविपत्तिकर चूर्ण लगा दीजिएगा। कुचज बिल्व तो ये देना ही देना है आपको। त्रिकाटू उसको देना है जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिसका ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसको गैस गैस बहुत ज्यादा बनती है, उसको कुटज बिल्वात के साथ साथ शंख भस्म लगा, शंखवटी लगा दीजिएगा। और जिसको संग्रहणी के साथ साथ में उसको जलन बहुत ज्यादा होती है, उसको अविपत्तिकर लगा दीजिएगा। तो अलग अलग नीचे की तीन जो है, 3 4 5 नंबर, ये कंडीशन के आधार पे है। ऊपर वाली दोनों जो है ये कॉमन है, ये आपको देनी ही देनी है। ठीक है। सौंफ, अजवाइन, जीरा का पानी जो है, ये आप होम रेमेडीज में ले सकते हैं इसको। होम रेमेडीज में अगर बात करें तो सौंफ, अजवाइन और जीरा, इसका पानी ले सकते हैं। ये बेसिकली पॉलीफेनॉल्स होते हैं, इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं। और पॉलीफेनॉल्स क्या करते हैं, आपकी गट हेल्थ को बहुत स्ट्रांग करते हैं। जो आपकी गट लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जो लीकी गट सिंड्रोम जिसे बोलते हैं हम, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सौंफ, अजवाइन, जीरा जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। तो इसका पानी ले सकते हैं। अब इसी पानी में आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट मिला सकते हैं। सौंफ, अजवाइन, जीरा प्लस रॉक सॉल्ट, काला नमक आपने डाल दिया इसी में, तो थोड़ा सा ये टेस्टी भी हो जाएगा और अच्छा भी रह सकता है। तो एक ये होम रेमेडी हो गई। दूसरी हमारे होम रेमेडी क्या है, जिंजर जूस ले सकते हैं आप 1 चम्मच। इसी के साथ में लेमन जूस ले सकते हैं आप, जो आपको सूट करे दो में से, लेमन जूस ले सकते हैं। और इसके साथ में हनी, शहद। तो आपने 1 चम्मच आपने जिंजर ले लिया, 1 चम्मच नींबू ले लिया और 1 चम्मच शहद ले लिया। और ये आपने पिला दिया। किसको पिलाना है ये, जिनको भूख नहीं लगती। जिनको भी भूख नहीं लगती ना, उनको एक बार पिला के देखिए। उनको पिला के देखिए, उनको बहुत अच्छा काम करेगा, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तीसरी होम रेमेडी जो मुझे बहुत पसंद है स्पेशली, तीसरी होम रेमेडी, बटर मिल्क प्लस रॉक सॉल्ट प्लस रोस्टेड क्यूमिन, यानी कि भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा, काला नमक और बटर मिल्क, ये लेते हैं खाने के बाद में, तो ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। ये आपको मैंने होम रेमेडीज बता दी हैं। बाकी 3 दिन से हम लगातार पढ़ा रहे हैं आपको। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और एक चीज तो निश्चित है कि संग्रहणी पे आपको सब कितना कितना लेना, आधा आधा चम्मच ले सकते हैं गीतांजलि जी, आधा चम्मच पर्याप्त है। आधा चम्मच पर्याप्त, आधा चम्मच लीजिए। जैसे जिंजर जूस है 1 चम्मच ले लीजिए, लेमन जूस है 1 चम्मच ले लीजिए आप, हनी,
मोदी के सप्लीमेंट में मैंने कहा था पित्त को छोड़ के, पित्त अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको आपको अमृत शक्ति नहीं देनी है। वात वाले को और कफ वाले को आप अमृत शक्ति दे सकते हैं आराम से, पित्त वाले को पुदीना तुलसी दे सकते हैं। बाकी इसके लिए हमारे पास में बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी हमारे पास है नहीं। वैसे आप इसमें त्रिफला भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से, कहीं कहीं आप एलोवेरा और डिटॉक्स भी बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसी है। मान लो किसी को वात है, उसका मल बहुत कड़ा आ रहा है, सूखा मल आ रहा है, तो वहां पर आप एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स यूज करेंगे, एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स यूज करेंगे, अमृत शक्ति यूज करेंगे, रात में सोते समय त्रिफला यूज करेंगे, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। मान लो किसी को पित्त का बढ़ा हुआ है, पित्त में कैसे मोशन आएंगे, लूज मोशन आएंगे, अब वहां अगर आपने एलोवेरा और डिटॉक्स दे दिया तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। एलोवेरा और डिटॉक्स दे दोगे पित्तज वाले को तो क्या करेगा वो तुमको बड़ी दुआएं देगा, कसम से बता रहे हैं, बहुत दुआएं देगा, कहेगा हर पल तुम्हें याद करेगा, हर क्षण याद करेगा, जितनी बार जाएगा उतनी बार तुम्हें याद करेगा। कहेगा भाई साहब कौन सी वो घड़ी थी जिस दिन आपसे दोस्ती मेरी हो गई, कि आपने मुझे एलोवेरा डिटॉक्स भी दे दिया, मुझे ऑलरेडी लूज आ रहे थे, अभी तक 7 आ रहे थे अब 17 हो गए, अभी तक 7 आ रहे थे अब 17 हो गए। ठीक है। कफ वाले को भी जो है, जिसका कफ बढ़ा हुआ है, उसके स्टिकी स्टूल्स हैं, तो स्टिकी स्टूल्स में फिर आप गिलोय वगैरह दे सकते हैं, वहां पर आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन जो मैंने बताया आपको ये आयुर्वेदिक औषधि है, मैंने पहले दिन ही बताया था कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास में संग्रहणी के लिए नहीं आते, अमृत शक्ति दे सकते हैं आप वात और कफ वाले को, पित्त वाले को पुदीना तुलसी। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा और पढ़ाऊं आप लोगों को। तो वात पित्त और कफ में बहुत मास्टरी आपने कर ली, बहुत कुछ आपने सीख लिया। इस पे अगर डिटेल आपको एक एक दिन का लेक्चर दे दिया जाए पूरा पूरा, कि वात अगर व्यक्ति होगा तो उसका उसका फिजिकल उसका कैसा बना होगा, वो व्यक्ति कैसे वो बात करता होगा, वो चलता कैसे होगा, उसका खाना कैसे होगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसे होगा, मैं आपको पूरा अगर ट्रेन कर दूं वात पित्त कफ, यानी आप शकल देखें और बता दें ये आदमी वातज है, ये आदमी पित्तज है, ये आदमी कफज है, और फिर उसको देख के जो है इमीडिएटली दिमाग में आ जाए अच्छा इसका वातज है, इसको ये देना है, इसको अश्वगंधा देना है, ये पित्तज है, इसको अच्छा ओमेगा 3 देना है और टर्मरिक देना है, ये कफज है, इसको ये वाले प्रोडक्ट्स देने हैं। अगर ऐसा सीख लो तो मजा आ जाएगा, नहीं मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा ना, मास्टर हो जाओगे यार, मतलब क्या मजा आ जाएगा, फिर मोदी केयर करने का एक नया ही आनंद आ जाएगा। यार आप बहुत बढ़िया हो गया, डॉक्टर साहब ने बैठाला सामने, खट से 2 मिनट बात करी, जल्दी जल्दी बात कर रहा है तो समझ लिया, धीमे धीमे बात कर रहा है तो समझ लिया, बात ही नहीं कर रहा तो भी समझ लिया किसको क्या देना है। ठीक है ना, अच्छा लगेगा, तैयार हो आप लोग। चलो अगर सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो तो फिर मिलते हैं कल, कल पढ़ाते हैं आपको फिर, है ना। कल परसों यानी कि 30 31 और 1 तारीख तक 3 दिन पढ़ाएंगे, एक दिन वात पित्त और कफ तीनों में मास्टरी कराएंगे, और फिर जो बूट कैंप करने जा रहे हैं वो पूरा वात पित्त कफ के आधार पे ज्वाइंट हेल्थ पढ़ा देंगे आपको। जो ज्वाइंट हेल्थ का बूट कैंप करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, पूरा जो कॉन्सेप्ट लेंगे वेणुगोपाल सर, वो पूरा इसी आधार पे ले लेंगे, आयुर्वेद के आधार पे ले लेंगे, कि आयुर्वेद के आधार पे ले लेंगे तो मतलब जिसके सामने बैठे, घुटना टच किया, ठंडा लगा घुटना, बोले अबे तू वातज है यार, तुझे तो ये देना है। घुटने पे हाथ रखा, बोले भाई घुटना गर्म लग रहा है यार, इसका मतलब ये पित्तज है, इसको ये वाला देना है। और घुटना देखा हैवी लग रहा है, भारी लग रहा है, स्वेलिंग ज्यादा, बोले ये तो कफज है यार, इसको ये वाले देने हैं। और मैं गारंटी बता रहा हूं अब सही होगा ही होगा वो, क्योंकि क्या हुआ ना, उसको वो ट्रीटमेंट मिला जो उसका उसकी प्रकृति के आधार पर ट्रीटमेंट मिला, तो उसको गारंटेड ठीक होना ही होना है, वो तो गारंटी ठीक हो ही जाएगा। और फिर कितना आनंद आएगा प्रैक्टिस करने में, और कितना आनंद आएगा आपको काम करने में, और कितनी दुआएं आपको मिलेंगी, वो फिर मजा आ जाएगा आपको। चलो मिलते हैं कल रात में 9 बजे ठीक, इसी चैनल पे, इसी व्यक्ति के साथ में सिखाएंगे आप, डायरी पेन के साथ तैयार रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब।